आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र। इस प्रकाशिक यंत्र से पहले के लेसन हो चुके हैं, अब हम यहाँ से प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो प्रकाशिक यंत्र में हम मानव नेत्र पढ़ेंगे, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र भी हमारा एक प्रकाशिक यंत्र है, लेकिन मानव नेत्र हमारा प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। तो पहले हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज पहले पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। और इसको फिजिक्स में रखा गया है, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो नेत्र की कार्य विधि है, कार्यशैली है, जिस सिद्धांत पर नेत्र कार्य करता है, तो वो कुछ सिद्धांत फिजिक्स से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसको फिजिक्स में रखा गया है। तो हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो मानव नेत्र के कुछ भाग हैं, कुछ आवश्यक भाग हैं जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिनकी जानकारी लेंगे। बाकी मानव नेत्र के बारे में बहुत कुछ है ऐसी जानकारी जो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, वो आपको बायो का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यानी बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य भाग हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। जैसे मानव नेत्र एक प्राकृतिक, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। और ये किस प्रकार से होता है? अच्छा, यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा उसमें और जो मानव नेत्र हम देखते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि हम जो आंख देखते हैं सामान्यतः कुछ इस प्रकार की आंख होती है, जिसमें बीच में एक गोल भाग होता है, इसके बीच में एक छोटा सा गोल भाग होता है, और ये वाला भाग किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, और ये बीच में एक काला सा भाग होता है। तो इस प्रकार से हम आँख देखते हैं, यानी इस प्रकार की संरचना हम आँख की जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में, कि आँख में कॉर्निया कहाँ पर होती है। कॉर्निया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे आइरिस। आइरिस। तीसरा पुतली। तीसरा पॉइंट पुतली, पुपिल। और चौथा पॉइंट नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, आई लेंस। पांचवा पॉइंट रेटिना। रेटिना। ये कुछ मुख्य भाग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें से कुछ भाग तो हमें दिखाई देते हैं और कुछ भाग हम नहीं देख पाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भाग हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे भाग हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं। तो हमें जो आँख दिखाई देती है वो एक गोले के समान दिखाई देती है। जो सामने से आँख हम देखते हैं वो एक गोले के समान दिखाई देती है। तो इस पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। मानव नेत्र गोले पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। एक एक पॉइंट को समझते रहिए। मानव नेत्र एक गोले के समान होता है, इस पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको कॉर्निया कहते हैं। और आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश इसी कॉर्निया से होकर ही पहले आंख में प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है, उसके बाद आंख में प्रवेश करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, यानी कॉर्निया एक झिल्ली होती है। नंबर 2 आइरिस। आइरिस कॉर्निया के बीच में एक गोल भाग होता है। आइरिस कॉर्निया के बीच में एक गोल भाग होता है, रंगीन होता है। रंगीन। ये वाला भाग जो हमें दिखाई देता है, ये वाला भाग आइरिस होता है। इस भाग को आइरिस कहा जाता है।
और आइरिस के आधार पर ही आंख का रंग डिसाइड होता है। किसी की आंख काली होती है तो काली, क्योंकि अगर उसका आइरिस काला है तो आंख काली, अगर आइरिस भूरा है तो आंख भूरी कही जाती है। यानी इसी के आधार पर किसी की भी आंख का रंग डिसाइड होता है। नंबर 3, पुतली। जो आइरिस के बीच में एक गोल भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है पुतली। इस भाग को कहते हैं पुतली। और पुतली अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, जहां पर अधिक प्रकाश होता है, ज्यादा प्रकाश होता है, वहां पर पुतली सिकुड़ जाती है। और जब प्रकाश कम होता है, मंद प्रकाश होता है, मंद प्रकाश में पुतली फैल जाती है, यानी रिलैक्स हो जाती है। तो ये पुतली में एक गुण होता है, ये स्वतः ही होता है, इसको हम लोग नहीं करते हैं। ये पुतली ऑटोमेटिक, पुतली में ऐसा सिस्टम होता है कि जब कहीं पर भी अधिक प्रकाश होता है तो ये पुतली सिकुड़ जाती है। यानी प्रकाश की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, प्रकाश आंख में उतना ही प्रवेश करवाती है। और अगर प्रकाश कम है तो ये फैल जाती है। तो ये पुतली का गुण होता है, ये स्वतः ही होता है। 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा पॉइंट, नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस इसमें दिखता नहीं है। पुतली के पीछे एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है। अब आंख का चित्र जो आपको बना हुआ मिलेगा बुक्स में, वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा। इस प्रकार से होगा। इसमें इस प्रकार से आइरिस बनी होगी। इधर से और इधर से, ये आइरिस है। और आइरिस, ये वाला भाग, ये आइरिस है, और आइरिस के बीच में ये जो भाग है, ये पुतली है। ये पुतली है और ये आइरिस है। और पुतली के पीछे लेंस लगा होता है, द्विउत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि पुतली से होकर ही प्रकाश इस लेंस पर पड़ता है। जो प्रकाश पुतली से होकर जाता है उसके बाद वो लेंस पर पड़ता है। और ये लेंस एक जेली जैसे पदार्थ का होता है, लचीलापन इसमें होता है। तो ये लेंस एक ही स्थान पर मांसपेशियों के द्वारा टिका रहता है। ये लेंस एक ही स्थान पर रहता है, कुछ मांसपेशियों के सहारे ये टिका रहता है। जैसे ये मांसपेशियां बना दी नीचे से, और ये हम ऊपर वाले, इन मांसपेशियों के सहारे ये टिका रहता है। इनको बोलते हैं पश्चमाभि मांसपेशियां। इसको बोलते हैं पश्चमाभि मांसपेशी। ये पश्चमाभि मांसपेशी है, तो इन्हीं के सहारे ये टिका रहता है। ये मांसपेशियां इस लेंस पर कम या अधिक दबाव भी डालती हैं। ये मांसपेशियां इस लेंस पर कम या अधिक दबाव भी डालती हैं। तो जब लेंस लचीला है तो जब दबाव पड़ेगा तो लेंस सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने पर लेंस मोटा होगा। जब लेंस सिकुड़ेगा तो मोटा होगा, यानी फोकस दूरी कम होगी। जब दबाव कम होगा तो लेंस रिलैक्स हो जाएगा, यानी शिथिल हो जाएगा। उस अवस्था में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, ये मांसपेशियां इस लेंस पर कम या अधिक दबाव भी डालती हैं, जिसके कारण लेंस सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है। तो लेंस की फोकस दूरी बदल पाने की क्षमता उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की फोकस दूरी बदल पाने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। तो कभी कभी समंजन क्षमता की परिभाषा पूछी जाती है कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। तो यहीं पर इसको समझ लीजिए, आंख की समंजन क्षमता। अभी बताया कि लेंस कि अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है, तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस के फोकस दूरी बदल पाने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता
कहलाती है, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये नेत्र लेंस हो गए। अब बात कर लेते हैं रेटिना के। अब ये रेटिना भी आंख में नहीं दिखती है, क्योंकि ये रेटिना आंख के पिछले भाग में होती है। पिछले भाग में एक पारदर्शी, पिछले भाग में एक झिल्ली लगी होती है। इस प्रकार से आंख में 2-3 लेयर होती है। इस प्रकार से एक होती है दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रक्तक पटल, और सबसे जो भीतरी भाग में होती है ये रेटिना होती है। इसको रेटिना कहते हैं। ये सबसे आंख के भीतरी भाग में होती है, इसको रेटिना कहते हैं। लेंस से आया हुआ प्रकाश यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इस प्रकार से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके ये कुछ मुख्य भाग थे जिनको हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आंख में दोष भी होते हैं। आंख में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को दूर की वस्तु स्पष्ट तो दिखाई दे रही है लेकिन पास की नहीं दिखाई दे रही, ये समस्या है। किसी को पास की दिखाई दे रही है तो दूर की नहीं दिखाई दे रही, और किसी को न दूर की और ना ही पास की दिखाई देती है। तो ये किस कारण होता है और इसका निवारण कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मानव नेत्र के 5 पॉइंट थे। तो रेटिना तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक। और रेटिना पर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है दंडाकार कोशिकाएं, दूसरी होती हैं शंक्वाकार, यानी दंड के आकार की और शंकु के। तो रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है दंडाकार और एक होती है शंक्वाकार। दंडाकार और दूसरी शंक्वाकार। अच्छा, ये जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं। और ये शंक्वाकार कोशिकाएं ये रंगों के लिए ये सुग्राही होती हैं, यानी किसी वस्तु का रंग निर्धारित करती है कि कोई वस्तु किस रंग की है। और उसके बाद यहाँ से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में जाती है और ये मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है, क्योंकि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो उल्टा बनता है। प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क को ये सूचनाएं भेजती हैं और मस्तिष्क उसको सीधा पढ़ता है। तो चलिए आप पढ़ लेते हैं मानव नेत्र के दोष। मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं और ये दोष क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे करेंगे। तो पहला दोष हम पढ़ लेते हैं निकट दृष्टि दोष। एक दोष होता है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि कभी कभी निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अच्छा, इस दोष में जो नाम है वही दिखाई देता है, जैसे निकट दृष्टि दोष। तो इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी आंख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। कभी कभी हिंदी में मायोपिया लिख देता है, ठीक। तो इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखिए। आंख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती।
तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहले एक स्वस्थ आंख के लिए देख लेते हैं कि स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब जो बनता है कोई वस्तु रखी है, उससे आने वाली किरणें इस प्रकार से आती हैं, समांतर किरणें, और ये पीछे रेटिना है, ये रेटिना पर जाकर के इस प्रकार से मिल जाती है और प्रतिबिंब बन जाता है। ये स्वस्थ आंख है, यानी इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होता है तब क्या समस्या आती है कि ये जो प्रतिबिंब है ये पहले ही बन जाता है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी ये प्रकाश की किरणें पहले ही मिल जाती हैं। इसमें रेटिना पर मिल रही हैं और इसमें पहले ही मिल जाती हैं। अब क्या कारण हो सकता है कि ये प्रकाश की किरणें पहले मिल गई? समझिए इस बात को। देखो पहला कारण इसी से पता चल रहा है कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, इनके बीच की दूरी बढ़ जाए। दूरी बढ़ने का मतलब है कि नेत्र जो गोला है उसका आकार बढ़ जाए, नेत्र के गोले का आकार बढ़ जाए। आकार बढ़ने के कारण भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है, क्योंकि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से ये रेटिना पीछे चली जाएगी तो प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा। यानी कारण में पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, ठीक, व्यास बढ़ जाएगा। नंबर 2, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। फोकस दूरी कम हो जाने का मतलब है कि नेत्र लेंस सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना, नेत्र लेंस सिकुड़ जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये दो कारण हैं। अब इसका निवारण कैसे किया जाएगा? निवारण भी होना चाहिए कि अब हम इसमें ऐसा लेंस प्रयोग कर दें कि हम इसमें ऐसा लेंस प्रयोग कर दें जो प्रकाश किरणें यहां पर मिल रही हैं, रेटिना से पहले मिल रही हैं, वो जाकर के रेटिना पर मिले। इसका मतलब है कि हम इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अवतल लेंस क्या करेगा कि समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको थोड़ा सा फैला देगा, इस प्रकार से थोड़ा सा फैला देगा, और फैलाने से ये जाकर के रेटिना पर मिल जाएंगे। यानी इसमें अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इसके बाद नंबर 2, दूर दृष्टि दोष। नंबर 2, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। नंबर 2, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है? जैसे निकट था, निकट में निकट की वस्तु दिख रही थी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे चला जाता है। यानी इसका दोष कि लेकर किरण आरेख बनाना हो, चित्र बनाना हो, इस प्रकार से ये रेटिना है और प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे जाकर के। तो इसका कारण क्या हो सकता है?
पहला कारण उसी से अगर देख लीजिए तो हो सकता है ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, यानी नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। नंबर 2, ये शिथिल हो जाए, ये चपटा हो जाए, नेत्र लेंस चपटा हो जाए, पतला हो जाए, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यानी कारण में पहला पॉइंट लिख लीजिए कि नेत्र के गोले का व्यास, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना। अगर कम हो जाएगा तब भी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब रेटिना से पीछे चला जाएगा। नंबर 2, अगर इसकी फोकस दूरी बढ़ गई, लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई तो भी फोकस रेटिना के पीछे करेगा जाके, और फोकस दूरी बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? नेत्र लेंस चपटा हो जाए, यानी वक्रता कम हो जाए। ये भी कह सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, यानी चपटा हो जाए, वक्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिसके कारण भी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अब इसका निवारण, यानी इस वाले प्रतिबिंब को हमें यहां पर लाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। अब ये उत्तल लेंस इन्हीं किरणों को थोड़ा सा पास में लाएगा, इन्हीं किरणों को पास में लाएगा, और ये वाला लेंस इनको और पास मिला करके रेटिना पर मिला देगा। यानी इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष, कारण और निवारण। निवारण में इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक दोष और होता है इसमें कि कुछ व्यक्तियों को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो ऐसे दोष को कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता, ये दोष आयु बढ़ने के कारण होता है, जिसमें मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो ये आयु बढ़ने के कारण लोगों में ये दोष आ जाता है। और इसके निवारण के लिए ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें उत्तल भी हो और अवतल भी हो। ठीक, यानी देखा होगा आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से लेंस, नीचे एक उत्तल होता है, फिर अवतल लेंस होता है, यानी द्विफोक्सी लेंस। ऐसे लेंसों का प्रयोग करते हैं, तो इनसे जरा दूर दृष्टिता को भी इसका निवारण किया जा सकता है। तो ये मानव नेत्र था, जिसमें हमने दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को पढ़ लिया और ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद और प्रकाशिक यंत्र है, जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, उसको आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।